नमस्कार। आज हम 1930 के दशक में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत ही अहम घटना पर बात करने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, और हमारे पास इस विषय पर एक शिक्षक का बहुत गहरा विश्लेषण और कुछ जानकारीपूर्ण लेख है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम ये समझें कि यह आंदोलन सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन से कहीं ज्यादा क्यों था। बिल्कुल, और इसने कैसे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव सच में हिलाकर रख दी। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि असहयोग आंदोलन के लगभग एक दशक बाद इस नए आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी, और कैसे नमक जैसी एक मामूली सी रोजमर्रा की चीज आजादी की लड़ाई का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गई। ये बात मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगती है। मतलब सोचिए, एक 61 साल का इंसान अपने 78 साथियों के साथ 350 किलोमीटर पैदल चलने निकलता है। और ये यात्रा दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के लिए एक सीधी चुनौती बन जाती है। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। चलिए तो सबसे पहले जमीन तैयार करते हैं। 1920 के दशक के आखिर में भारत में माहौल कैसा था? असहयोग आंदोलन तो 1922 में ही बंद हो गया था, और उसके बाद एक तरह की कह सकते हैं राजनीतिक शांति सी थी। लेकिन क्या ये सच में शांति थी? नहीं, ये बिल्कुल तूफान से पहले की खामोशी थी। सतह के नीचे कई धाराएं एक साथ बह रही थीं। एक तरफ तो 1929 की महामंदी ने पूरी दुनिया में कहर मचाया हुआ था। हाँ, ग्रेट डिप्रेशन। जी, और भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर इसकी बहुत ही बुरी मार पड़ी थी। किसान और मजदूर पहले से ही परेशान थे, और इस मंदी ने उनके गुस्से को और भड़का दिया। और इसी आर्थिक बेचैनी के बीच अंग्रेजों ने एक राजनीतिक गलती भी कर दी, साइमन कमीशन। वो तो बहुत बड़ी गलती थी। 1929 में ये कमीशन भारत आया संवैधानिक सुधारों पर बात करने के लिए, और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक भी नहीं? एक भी नहीं। ये भारतीयों के लिए एक सीधे अपमान जैसा था। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। इस एक विरोध ने राजनीतिक माहौल को फिर से गरमा दिया था। और साथ ही भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों और समाजवाद, साम्यवाद जैसी नई विचारधाराओं का प्रभाव भी बढ़ रहा था, जो युवाओं को अपनी ओर खींच रही थीं। तो माहौल में गुस्सा भी था, बेचैनी भी थी, और एक नई ऊर्जा भी। लेकिन मुझे लगता है लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह का तरीका अब भी काम करेगा, खासकर चौरी चौरा की घटना के बाद। ये बहुत अहम सवाल था, और इसका जवाब मिला 1928 में गुजरात के बारदोली सत्याग्रह से। ये एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का कह सकते हैं ड्रेस रिहर्सल था। अच्छा। वहां सरकार ने किसानों पर लगान 30% बढ़ा दिया था। 30%? ये तो सरासर लूट थी। बिल्कुल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला, और उन्होंने जो संगठन बनाया वो कमाल का था। उन्होंने ऐसा क्या किया था? उन्होंने आंदोलन में एकता बनाए रखने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। हिंदुओं को गीता और मुसलमानों को कुरान की शपथ दिलाई गई कि वे सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। वाह! ये सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं था, ये एक सामाजिक अनुबंध था। और इसका नतीजा क्या हुआ? क्या सरकार झुकी? शुरू में तो सरकार ने नजरअंदाज किया, लेकिन पटेल का संगठन इतना मजबूत था कि सरकार को झुकना ही पड़ा। अंत में एक जांच कमेटी बनी, और उसने लगान को 30% से घटाकर सिर्फ 6.03% कर दिया। ये तो बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। इसने पूरे देश को दिखा दिया कि अहिंसक संगठित प्रतिरोध आज भी सबसे बड़ा हथियार है। बारदोली ने लोगों का सत्याग्रह में विश्वास फिर से जगा दिया था। तो इस जीत ने एक नई उम्मीद पैदा कर दी, और इसी उम्मीद के साथ गांधी जी ने एक आखिरी कोशिश की, वाइसराय लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 सूत्री मांगे रखकर। हाँ, और ये मांगे बहुत चतुराई से तैयार की गई थी। इसमें किसानों के लिए लगान में कमी थी, व्यापारियों के लिए रुपए की विनिमय दर में सुधार था, और आम आदमी के लिए नमक कर का खात्मा था। मतलब समाज के हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल। ये सिर्फ मांगे नहीं थीं, ये देश को एक साथ लाने का एक खाका था। ये सिर्फ बातें करने से या याचिकाएं देने से कुछ नहीं होगा। एक बड़े देशव्यापी एक्शन की जरूरत थी। और उसके लिए चाहिए था एक ऐसा प्रतीक जो पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दे, और वो प्रतीक बना नमक। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है, गांधी जी ने नमक जैसी छोटी सी चीज को कैसे चुना? उस समय तो पूर्ण स्वराज, राजनीतिक अधिकार, कितने बड़े बड़े मुद्दे थे, फिर नमक ही क्यों? और यहीं पर गांधी जी की असली प्रतिभा दिखती है। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा चुना जिससे कोई बच ही नहीं सकता था, नमक।
ये सिर्फ एक टैक्स नहीं था, ये हर दिन हर थाली में ब्रिटिश राज की मौजूदगी का एहसास था। अच्छा। 1882 के नमक कानून के तहत कोई भी भारतीय नमक बना या बेच नहीं सकता था। उसे सरकार से ही खरीदना पड़ता था, जिस पर भारी टैक्स लगा होता था। ये अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का सबसे क्रूर और सबसे सीधा प्रतीक था। मतलब उन्होंने एक राजनीतिक लड़ाई को सीधे घर के किचन तक पहुंचा दिया। जी, ये तो कानून तोड़ने से भी पहले एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। बिल्कुल। ये एक ऐसा मुद्दा था जो एक गरीब किसान को भी उतना ही चुभता था जितना एक अमीर शहरी को। हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई इससे जुड़ा हुआ था। गांधी जी ने देश की नब्ज पकड़ ली थी और यहीं से शुरू हुई इतिहास की वो महान यात्रा, दांडी मार्च। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने चुने हुए 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। मंजिल थी 385 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर बसा दांडी गांव। और इस यात्रा का हर हिस्सा, हर पहलू बहुत सोच समझकर प्लान किया गया था। ये जो 78 लोग थे, ये भारत के लगभग हर प्रांत और धर्म से थे। इसमें सबसे कम उम्र के थे 16 साल के लीलाधर और सबसे ज्यादा उम्र के खुद 61 साल के गांधी जी। और सबने सफेद खादी पहनी थी ना? जी हाँ। इसलिए जब ये काफिला चलता था तो विदेशी प्रेस ने इसे व्हाइट फ्लोइंग रिवर यानी सफेद बहती नदी का नाम दिया। ये अपने आप में एक शक्तिशाली तस्वीर थी। और दांडी को ही क्यों चुना गया? क्या इसका भी कोई खास कारण था? हाँ, इसका सुझाव सरदार पटेल ने दिया था। दांडी एक दलदली और मुश्किल इलाका था, वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। तो ये अंग्रेजों को एक संदेश था कि भारतीय अपने हक के लिए हर तकलीफ सहने को तैयार हैं। और कानून तोड़ने के लिए 6 अप्रैल की तारीख चुनी गई, ये भी महज एक तारीख नहीं थी। इसी दिन से 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद में राष्ट्रीय सप्ताह शुरू होता था। ये एक प्रतीकात्मक इशारा था कि हमारा संघर्ष उसी दमन के खिलाफ है। तो 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। उन्होंने समुद्र के किनारे जाकर एक मुट्ठी नमक उठाया और कहा, इसके साथ मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। एक छोटा सा काम, लेकिन असर बहुत बड़ा। ये एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। ये एक सिग्नल था। गांधी जी के नमक उठाते ही पूरे भारत में लोगों ने सार्वजनिक रूप से नमक बनाना और बेचना शुरू कर दिया। ये सिर्फ नमक बनाना नहीं था, ये ब्रिटिश राज के अधिकार को सीधी चुनौती थी। बिल्कुल। और ये आंदोलन सिर्फ गुजरात या पश्चिमी भारत तक सीमित नहीं रहा, ये एक अखिल भारतीय आंदोलन बन गया। कहाँ-कहाँ फैला ये आंदोलन? दक्षिण में तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की। पूर्वोत्तर में मणिपुर और नागालैंड में रानी गाइदिनल्यू नाम की एक युवा नागा नेता ने इस आंदोलन का झंडा उठाया। अच्छा। उन्हें बहुत कम उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने अपनी पूरी जवानी जेल में गुजारी। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, उनका काम तो असाधारण था। असाधारण से भी बढ़कर पश्तून समाज, जो अपनी लड़ाकू परंपरा के लिए जाना जाता है, वहां खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वर के सेवक नाम का एक मजबूत संगठन खड़ा कर दिया। लाल कुर्ती आंदोलन है ना? हाँ, उनके साथ ही लाल रंग की कुर्तियां पहनते थे। उन्होंने दिखाया कि अहिंसा कायरता नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है। तो ये आंदोलन नमक से शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ नमक तक रुका नहीं। 9 अप्रैल को गांधी जी ने आंदोलन का पूरा कार्यक्रम सामने रखा। हाँ, और ये बहुत व्यापक था। इसमें विदेशी कपड़ों और सामान का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों और दफ्तरों का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना देना और सरकार को कोई भी टैक्स न देना शामिल था। और यहाँ एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति हुई, महिलाओं की भागीदारी। जी, मैंने पढ़ा है कि शुरू में गांधी जी खुद महिलाओं को आंदोलन के अग्रिम मोर्चे पर रखने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हाँ, ये सच है। उन्हें महिलाओं की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजनी नायडू जैसी महिला नेताओं ने उन्हें समझाया कि ये लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं है और महिलाएं किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद जो हुआ वो अभूतपूर्व था। हजारों की संख्या में महिलाएं जो अब तक घरों की चार दीवारी में रहती थीं, सड़कों पर उतरीं, धरने दिए, जुलूस निकाले और पुलिस की लाठियां भी खाईं। ये भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। आंदोलन इतनी तेजी से फैल रहा था तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। सरकार ने बर्बरता से दमन का चक्र चलाया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई,
कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 मई 1930 को गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार को लगा होगा कि गांधी जी की गिरफ्तारी से आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा। हाँ, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। आंदोलन और भी तेज हो गया। गांधी जी की जगह पहले अब्बास तैयब जी ने और फिर सरोजनी नायडू ने नेतृत्व संभाला। और यहीं पर इस आंदोलन का सबसे भयावह और सबसे प्रेरणादायक अध्याय सामने आता है, धरसाना नमक डिपो पर हुआ सत्याग्रह। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। वेब मिलर नाम के एक अमेरिकी पत्रकार ने इसे कवर किया था, सही कहा मैंने? हाँ, और मिलर की रिपोर्टिंग ने ही दुनिया की आंखें खोल दी। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रहियों का एक जत्था शांति से धरसाना के नमक डिपो की तरफ बढ़ता था। उन पर लोहे की मूठ वाली लाठियों से हमला होता था। बाप रे। मिलर ने लिखा कि उन्होंने लोगों के सिर फटने की आवाजें सुनी। लोग खून से लथपथ होकर गिर पड़ते थे, लेकिन किसी ने अपना हाथ तक नहीं उठाया। जैसे ही एक जत्था घायल होता, स्ट्रेचर वाले उन्हें उठाकर ले जाते और दूसरा जत्था उसकी जगह ले लेते। ये सिलसिला घंटों तक चलता रहा। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिलर की ये रिपोर्ट दुनिया भर के हजारों अखबारों में छपी। इसने ब्रिटिश सरकार के सभ्य शासन के दावे की धज्जियां उड़ा दी। दुनिया ने देखा कि एक तरफ निहत्थे अनुशासित सत्याग्रही हैं और दूसरी तरफ एक क्रूर दमनकारी साम्राज्य। तो इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत असर डाला। बहुत ज्यादा। जिस टाइम मैगजीन ने दांडी मार्च की शुरुआत में गांधी जी का मजाक उड़ाया था, उसी ने उन्हें 1930 में मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। तो इस सब का आखिर में नतीजा क्या निकला? क्या ये आंदोलन अपने मकसद में कामयाब रहा? अगर हम इसके असर को कई स्तरों पर देखें तो जवाब हाँ है। आर्थिक रूप से विदेशी कपड़ों के बहिष्कार ने लंकाशायर की कपड़ा मिलों को हिला के रख दिया। ब्रिटिश सरकार के राजस्व में भारी गिरावट आई। और राजनीतिक रूप से? राजनीतिक रूप से सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें बातचीत की मेज पर आना पड़ा। इसी के चलते 1931 में गांधी-इरविन समझौता हुआ, जिसमें गांधी जी ने वायसराय से बराबरी के स्तर पर बात की। इस एक समझौते ने कांग्रेस को भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। और सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव आया? सामाजिक रूप से इसने राष्ट्रवाद की भावना को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। नमक जैसे मुद्दे ने हर भारतीय को महसूस कराया कि ये उनकी अपनी लड़ाई है। और जैसा हमने बात की, महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी एक ऐसी क्रांति थी जिसका असर आज तक महसूस किया जा सकता है। लेकिन हमारे स्रोतों में इसके कुछ सीमाओं का भी जिक्र है। ये आंदोलन पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य तो तुरंत हासिल नहीं कर सका। ये सच है। इसकी कुछ सीमाएं थीं। मुस्लिम लीग के बढ़ते प्रभाव के कारण मुसलमानों की भागीदारी उतनी व्यापक नहीं रही जितनी असहयोग आंदोलन के दौरान थी। साथ ही दलितों और कुछ पिछड़ी जातियों को लगा कि सवर्ण नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन में उनके मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये वो दरारें थीं जो आगे चलकर और गहरी हुईं। अगर हम असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना करें तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या था? मुख्य अंतर इरादे और तरीके का था। असहयोग आंदोलन का फोकस था ब्रिटिश व्यवस्था के साथ सहयोग न करना, स्कूल न जाना, अदालत न जाना, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक कदम आगे था। अच्छा। इसका उद्देश्य सिर्फ सहयोग न करना नहीं था, बल्कि जानबूझकर संगठित तरीके से अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना था। ये ज्यादा आक्रामक, ज्यादा सीधी चुनौती थी। तो कुल मिलाकर देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सिर्फ नमक के लिए एक लड़ाई नहीं थी। ये अहिंसक सामूहिक कार्रवाई के जरिए एक साम्राज्य को नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से चुनौती देने का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस ने तो दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। ये दिखाता है कि ये घटना कितनी ऐतिहासिक थी। भले ही इसने हमें तुरंत आज़ादी नहीं दिलाई, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण की नींव रखी। इसने ये साफ कर दिया कि अब भारत पर राज करना पहले जैसा आसान नहीं होगा। ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक मुट्ठी नमक जैसी साधारण चीज जब सही समय और सही रणनीति के साथ उठाई जाती है तो एक साम्राज्य को चुनौती देने का प्रतीक बन सकती है। ये हमें सिखाता है कि कैसे साधारण से दिखने वाले काम भी जब सामूहिक इच्छा शक्ति के साथ किए जाएं तो असाधारण बदलाव ला सकते हैं।